हेलो फ्रेंड्स। केमिस्ट्री में अपन पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था सरफेस केमिस्ट्री में पहले हमने अधिशोषण कंप्लीट कर लिया था। अभी अपन वहां उत्प्रेरक स्टार्ट था। उत्प्रेरक के बारे में चर्चा कर रहे थे हम। पिछले वीडियो में हमने उत्प्रेरक क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेरण। ध्यान रखिए, कल हमने पढ़ा था उत्प्रेरक, आज हम पढ़ेंगे उत्प्रेरण। डिफरेंट है दोनों में। देखिए दोनों की परिभाषा। उत्प्रेरण की परिभाषा देंगे तो उसमें उत्प्रेरक भी आ जाएगा, उत्प्रेरण भी, दोनों परिभाषा आ जाएगी। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। यानी उत्प्रेरक तो जो अपन अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने या घटाने के लिए जो पदार्थ मिलाते हैं वो तो उत्प्रेरक होता है। और ये जो प्रोसीजर होती है, ये जो फिनोमिना होती है, इस फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं? उत्प्रेरण। यानी उत्प्रेरण एक घटना का नाम है, उत्प्रेरक किसी पदार्थ का नाम हो। ये डिफरेंट है दोनों में, ध्यान रखना, उत्प्रेरक और उत्प्रेरण। उत्प्रेरण है ये भी दो प्रकार का होता है। नंबर एक, समांगी उत्प्रेरण। देखिए क्या होता है। ये मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है। यदि किसी रिएक्शन में, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों, ध्यान रखिए, अभिकारकों एवं उत्प्रेरक, ये इसका उत्प्रेरक है। प्रोडक्ट पे नहीं जाना आपको। प्रोडक्ट जितने भी बन रहे हैं, जैसे इसमें पी क्यू आर 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, उस पे नहीं जाना है अपने को केवल रहना है अभिकारक पर और उत्प्रेरक पर। सबसे मेन चीज इसका ध्यान रखेंगे आप। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्प्रेरक सबकी भौतिक अवस्थाएं समान हो, जैसे मान लो ए है, ये द्रव है, लिक्विड है, बी है, वो भी लिक्विड है, सी भी लिक्विड है, तो तीनों की भौतिक अवस्था समान होगी, तो उसको हम कहेंगे समांगी उत्प्रेरण। और इसका अपोजिट होगा तो विस्मांगी। सीधी सी परिभाषा है। यदि किसी केमिकल रिएक्शन में अभिकारकों और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान हो तो उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं, तथा अभिकारकों और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो तो उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। सीधा सा। अब देखिए समांगी उत्प्रेरण के उदाहरण, जैसे एसोट गैस होती है, इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं O2, ये भी गैस है, SO3 बनता है। उत्पाद का क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है, ठोस है, द्रव है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं। अपने को केवल अभिकारक और उत्प्रेरक पर ध्यान रखना है। इस रिएक्शन में उत्प्रेरक अपन ले सकते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, गैस होती है, ये उत्प्रेरक ले सकते हैं। तो सारे अभिकारक और उत्प्रेरक, दो अभिकारक है, दोनों अभिकारक और अपना उत्प्रेरक, तीनों की भौतिक अवस्था देखिए सेम है, गैस। तो ये समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण हो गया। SO3 गैस बनाने की ये जो विधि होती है इसे सीसा कक्ष विधि कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सीसा कक्ष विधि है, ठीक है। इसके अलावा पिछले वीडियो में एस्टर का जल अपघटन हमने उदाहरण पढ़ा था, प्रेरित उत्प्रेरक का उदाहरण। एस्टर, जैसे ये एस्टर ले लेता हूं, लिक्विड होता है, इसका जल अपघटन, जल के साथ रिएक्शन, उत्पाद बन रहा था कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल, RCOH ROH, लेकिन उत्पाद से अपने को कोई मतलब नहीं है। इस रिएक्शन में उत्प्रेरक कौन होता है? उत्प्रेरक होता है कोई अम्ल, और अम्ल ध्यान रखिए हमेशा जलीय विलयन में ही कार्य करते हैं। जो भी अम्ल होगा यहां पर विलयन में यानी लिक्विड स्टेट में होगा। समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण हो गया। एस्टर भी लिक्विड है, H2O भी लिक्विड है, और जो एसिड है वो भी लिक्विड है, सब तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान। तो कौन से उत्प्रेरण का उदाहरण हो गया? समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण हो गया। तो ये है समांगी उत्प्रेरण के कुछ उदाहरण। अब हम देखते हैं समांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि कैसी होती है, इसी विक्रिया से समझ लेते हैं। देखो ये वाली जो विक्रिया है इसी के द्वारा अपन इसकी क्रिया विधि को समझेंगे। समांगी उत्प्रेरण की जो क्रिया विधि है
ये क्रियाविधि माध्यमिक यौगिक सिद्धांत पर आधारित, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत इस पर आधारित है। ठीक है, देखिए ये जो समांगी उत्प्रेरण की जो क्रियाविधि है ये क्या कहती है। सॉरी, SO2 गैस की रिएक्शन हो रही है O2 के साथ में और क्या बन रहा है, SO3 बन रहा है। ठीक है, ये हम इसके लिए ग्राफ बना देते हैं। ये इस तरह का ग्राफ बन रहा है, SO2 प्लस O2 से क्या बन रहा है, SO3। ये बिना उत्प्रेरक के रिएक्शन, अभी हमने उत्प्रेरक नहीं मिला है, बिना उत्प्रेरक के है। अब इसे में हम उत्प्रेरक मिला देते हैं, SO2 प्लस O2, ये हमने उत्प्रेरक मिला दिया SO3। तो इस रिएक्शन का रास्ता ये इस प्रकार से चेंज हो गया NO की उपस्थिति में। अब देखिए समांगी उत्प्रेरण की जो क्रियाविधि है वो क्या कहती है। समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि ये कहती है जब आपके पास में उत्प्रेरक नहीं है तो विक्रिया का रास्ता, विक्रिया का पूरा होने का जो पथ है वो अलग होता है। देखो ये पथ होता है, उसका जो मध्यवर्ती बनता है इस रिएक्शन में, जो भी मध्यवर्ती बनेगा, इसमें हमने मान लिया कि R स्टार मध्यवर्ती बन रहा है कोई, उसकी सक्रियण ऊर्जा, उसकी ऊर्जा का मान हमेशा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे ही आप रिएक्शन में उत्प्रेरक मिलाते हैं तो उत्प्रेरक उस अभिक्रिया के मध्यवर्ती को ही बदल देता है। अब अपनी ये जो वाली जो रिएक्शन हो रही है इसमें मध्यवर्ती R स्टार नहीं मिलेगा, इस रिएक्शन का मध्यवर्ती अलग होगा, इसका अलग होगा। इसमें देखो रिएक्शन में होगा क्या, देखो अभिक्रिया में हो क्या रहा है, SO2 की O2 के साथ रिएक्शन हो रही है और O2 में ये होता है O डबल बॉन्ड O, इस O2 को तोड़ना है और एक ऑक्सीजन का परमाणु है SO2 में जोड़ना है। समझ गए, ये तो रिएक्शन है ना, O2 को तोड़ेंगे और एक ऑक्सीजन को SO2 में जोड़ेंगे। अब दोनों में डिफरेंट क्या होगा, यहां पर तो कोई उत्प्रेरक नहीं है तो इस O2 को तोड़ने का कार्य इस SO2 को ही करना पड़ेगा। SO2 O2 को तोड़ेगा और एक ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा। यहां पर इस O2 को तोड़ने का कार्य ये उत्प्रेरक कर देगा, यानी SO2 को इसको तोड़ना नहीं पड़ेगा, इसको तोड़ी हुई ऑक्सीजन मिलेगी, बस इसको तो एक ऑक्सीजन ग्रहण करनी है। तो इसके लिए कार्य इजी नहीं हुआ, इजी कार्य हो गया ना, और इजी कार्य होगा तो कम सक्रियण ऊर्जा वाला दूसरे रास्ते से विक्रिया आसानी से पूरी हो जाती है। देखो इस प्रकार से NO है, ये रिएक्शन करेगी O2 के साथ में और इसको तोड़ देगी, एक ऑक्सीजन को तोड़ के खुद ग्रहण कर लेगी तो NO से बन जाएगा NO2, ये एक ऑक्सीजन अलग होगी। एक ऑक्सीजन को तोड़ दिया ना, अब ऑक्सीजन तोड़ करके किसको दे देगी, SO2 को दे देगी। तो SO2 को बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, SO2 प्लस NO2 अपना एक ऑक्सीजन दे देगा इसको, SO3 प्लस ये विक्रिया पूरी हुई। तो यहां पर SO2 को बिल्कुल भी कार्य नहीं करना पड़ रहा है, उत्प्रेरक है वो ऑक्सीजन को तोड़ रहा है, तोड़ करके SO2 को प्रदान कर रहा है। तो अभिक्रिया बहुत ही आसानी से सरलता पूर्वक संपन्न हो जाएगी, क्योंकि जो मध्यवर्ती बन रहा है उसकी ऊर्जा का मान बहुत ही कम होगा, जबकि यहां पर जो मध्यवर्ती बनेगा उसकी ऊर्जा बहुत ही अधिक होगी, क्योंकि इस O2 को विखंडित करने के लिए यहां पर अपने पास कोई उत्प्रेरक नहीं है। ये मानना है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत का। सीधा सा सिद्धांत है कि जो उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया के लिए कम सक्रियण ऊर्जा वाले मध्यवर्ती का निर्माण करता है, परिणाम स्वरूप अपने आप ही विक्रिया का वेग है वो बढ़ जाता है। परंतु ये जो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत है इसमें कुछ कमियां रहेगी। जैसे माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के द्वारा हम समांगी उत्प्रेरण को अच्छी तरह से समझा सकते हैं, लेकिन विषमांगी उत्प्रेरण को इस विधि के द्वारा, इस क्रिया विधि के द्वारा समझाना पॉसिबल नहीं है। विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया विधि पर यह लागू नहीं होता है। एक तो इसके दोष पड़ रहे हैं, एक तो इसका दोष ये रह गया, दूसरा दोष रह गया ये जो सक्रिय केंद्र होते हैं उनके बारे में ये कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। ये विषमांगी उत्प्रेरण में आएगा सक्रिय केंद्र, अधिशोषण में आए थे ना सक्रिय केंद्र, उन सक्रिय केंद्रों की बात कर रहे हैं। और नंबर 3, तीसरी कमी ये रहेगी, कुछ पदार्थ होते हैं जो विक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य तो नहीं करते हैं लेकिन उत्प्रेरक पर कार्य करते हैं। जैसे उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, जैसे ये एक रिएक्शन है, इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक होता है आयरन,
और एक दूसरी धातु होती है मोलिब्डेनम। ये धातु इस अभिक्रिया के लिए कोई उत्प्रेरक नहीं है, लेकिन इस आयरन को प्रभावित करती है। मोलिब्डेनम है वो इस उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देती है, और ऐसे पदार्थों को कहा जाता है उत्प्रेरक वर्धक। जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं उनको उत्प्रेरक वर्धक, और जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर दें उनको कहते हैं उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक वर्धक और विष। तो जो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत है वो उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष के बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है। ये भी इसकी एक कमी रह गई। तो जो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत है उसमें 3 कमियां रह गई। समांगी उत्प्रेरण के लिए यही क्यों। अब अपना दूसरा देखते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण देखिए क्या होता है, अभी पढ़ लिया हमने। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान तो उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, अभी जो मैंने उदाहरण लिखा था, ये वाला उदाहरण, इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक होता है आयरन, ये अभिकारक है, ये उत्प्रेरक। ये अभिकारक नाइट्रोजन कैसा होता है, गैस होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, जबकि आयरन कैसा होता है, ठोस होता है। भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न हो गई। अभिकारकों की भौतिक अवस्था गैसीय है, जबकि आयरन उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था सॉलिड है। भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न है तो विषमांगी उत्प्रेरण कहेंगे इसको। समझ आगे बात समझ, सीधी सी परिभाषा है कि अगर भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होंगी तो उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहेंगे। अब इस विषमांगी उत्प्रेरण इसकी क्रियाविधि ये किस प्रकार से होता है, ये अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। वो था माध्यमिक यौगिक सिद्धांत और ये है अधिशोषण पर आधारित है। तो अधिशोषण हम पढ़ चुके हैं पहले। विषमांगी उत्प्रेरण में मोस्टली होता क्या है, उत्प्रेरक ज्यादातर ठोस होता है और उत्प्रेरक सॉलिड होने के साथ साथ एक बढ़िया अधिशोषक होता है। जैसे यहाँ पर ये जो आयरन है ये एक बढ़िया अधिशोषक है, और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैसों को अपनी सतह पर अधिशोषित भी करेगा। समझ गए ना। और जो अभिकारक होते हैं वो मोस्टली या तो होती है, ज्यादातर तो होती है गैसीय अवस्था में, या फिर कुछ होते हैं लिक्विड स्टेट में, और जो अपना उत्प्रेरक होता है वो होता है ठोस अवस्था में। अब देखो क्रियाविधि कैसे होती है, ये मान लीजिए इसी विक्रिया से पढ़ते हैं अपन। ये मान लीजिए अपना उत्प्रेरक है आयरन, उत्प्रेरक होने के साथ साथ ये अधिशोषक भी है। होता क्या है, ये दोनों गैसें जो अभिकारक हैं ये इस उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाए। दोनों गैस हैं तो देखो गैस के अणु आसानी से गतिशील होते हैं हमेशा। तो जब तक गैस के अणु जैसे मान लो पात्र में गति कर रहे हैं, जब तक आपस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अणु एक दूसरे से टकराएंगे नहीं तब तक उनकी रिएक्शन नहीं हो सकती। भाई दोनों एक जगह स्टेबल नहीं है, दोनों हमेशा हिल रहे हैं, गतिशील हैं, तो उनको रिएक्शन करने के लिए कोई आधार चाहिए, और ये उत्प्रेरक उनको एक आधार ही प्रदान करेगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये मान लीजिए यहां पर आकर के नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल अधिशोषित हो गया, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहां अधिशोषित हो गया, ये नाइट्रोजन का, ये हाइड्रोजन का। इस तरह से उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का क्या होता है, अधिशोषण होता है। सबसे पहला काम यही होता है। जो भी अभिकारक होते हैं वो उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। अब अधिशोषित हो गए तो ये एक जगह स्टेबल हो गया, अब इधर उधर घूमेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, एक जगह फिक्स हो गई। ये जैसे यहाँ पर भी है, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है, इस तरह से। अब इनको एक बेस मिल गया, एक आधार मिल गया रिएक्शन करने के लिए। अब इनके मध्य अन्योन्य क्रिया होगी, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेंगे, एक जगह अधिशोषित हो गए। अधिशोषित होने के पश्चात दोनों पे क्या होगा, दोनों के मध्य अन्योन्य क्रिया होगी, अन्योन्य क्रिया। ठीक है, दोनों के मध्य, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य अब क्रिया होगी, दोनों की क्रिया से क्या बनता है, अमोनिया। मान लीजिए ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने यहां पर रिएक्शन की और दोनों की रिएक्शन से क्या बन गया, NH3 बन गया। अन्योन्य क्रिया से क्या बन जाएगा, उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। हो गई रिएक्शन। अभी अपना सिद्धांत पूरा नहीं हुआ, लेकिन
उत्पाद बनने के पश्चात उत्पाद यहां से अधिशोषित नहीं रहेगा, अब ये उत्पाद यहां से हट जाएगा, विशोषित हो जाएगा। उत्पाद बनने के बाद में अगला कार्य क्या होगा, विशोषण। क्योंकि अगर ये उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित रहेंगे तो फिर दूसरे अभिकारक आकर के कहां पर रिएक्शन करेंगे। तो इसका सिस्टम यही होता है कि अभिकारक गए उत्प्रेरक की सतह पर चिपकर यानी अधिशोषित हुई, उत्प्रेरक की सतह पर अभिक्रिया की, अभिक्रिया करके जैसे उत्पाद बनेगा वहां से हट जाएंगे वो, और दूसरे उत्प्रेरक आ जाएंगे वहां पर, सॉरी दूसरे अभिकारक, वो रिएक्शन करेंगे, वो भी हट जाएंगे, नेक्स्ट अभिकारक आएगा, वो आकर के अधिशोषित होगा, वो रिएक्शन करेगा। तो देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन आए, आकर के सबसे पहले अधिशोषित हुए, फिर उनके मध्य विक्रिया हुई तो उत्पाद बना, उत्पाद बनते ही उत्पाद यहां से विशोषित हो जाएगा, और विशोषित होने के बाद में यहां से दूर चला जाएगा। जैसे ही उत्पाद वहां से उत्पाद का निर्माण होगा तो जो उत्पाद के अणु हैं वो विशोषित होंगे सबसे पहले, यानी उत्प्रेरक की सतह से टूट करके अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद में क्या होता है, यहां से रिमूव हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। उत्पाद का दूर अभिगमन हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, वापस से वही प्रोसीजर चालू हो जाएगा, बस ये राउंड टू राउंड चलता रहेगा। ये दूर होते ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के और मॉलिक्यूल आएंगे, यहां पर अधिशोषित हो जाएंगे वापस, फिर उनमें अन्योन्य क्रिया होगी, उत्पाद बढ़ेगा, उत्पाद हटेगा और हट करके वहां से दूर चला जाएगा। ये प्रोसीजर, ये है अधिशोषण सिद्धांत। विषमांगी उत्प्रेरण के लिए है अधिशोषण सिद्धांत, सीधा सा सिद्धांत है, एकदम इजी सा, इसमें कोई ज्यादा लफड़ा नहीं। अभिकारक आएगा, अधिशोषित होकर के रिएक्शन करेगा, उत्पाद बन जाएगा, तो यहां से हटके वापस चला जाएगा। इसके साथ ही अभी जैसे हमने समांगी उत्प्रेरण के जो क्रियाविधि थी उसमें कुछ कमियां देखी थी कि वो जो सक्रिय केंद्रों के महत्व को नहीं समझा पाया, तो यहां पर सक्रिय केंद्र के महत्व को हम खुद ही समझ गए कि सक्रिय केंद्र जितने ज्यादा होंगे, इस पर जितने ज्यादा जुड़ने की जगह होगी, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। उत्प्रेरक वर्धक क्या करता है, उत्प्रेरक वर्धक इस पर जो सक्रिय केंद्र है उनकी सतह को बढ़ा देता है। जैसे आपने इसमें उत्प्रेरक वर्धक मिला दिया तो इस पर और सक्रिय केंद्र बनाएगा, ज्यादा से ज्यादा सक्रिय केंद्रों का निर्माण करेगा ताकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े। और अगर उत्प्रेरक विष है तो वो सक्रिय केंद्रों को कम कर देगा, ब्लॉक कर देगा सक्रिय केंद्रों को, ताकि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए। तो इस सिद्धांत के द्वारा अपन सक्रिय केंद्रों के महत्व को भी समझा सकते हैं। उत्प्रेरक विष क्या करता है, उत्प्रेरक वर्धक क्या करता है, ये भी हम सारी चीजें इस सिद्धांत के द्वारा आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ में विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि भी कंप्लीट हो गई, और इसी के साथ उत्प्रेरण जो टॉपिक चल रहा था वो भी कंप्लीट हो गया। उत्प्रेरक के अपन ने 2 वीडियो, पहले वीडियो में उत्प्रेरक के बारे में पढ़ाया, दूसरा वीडियो जो आज हमने बनाया उसमें पढ़ाया हमने उत्प्रेरण। उत्प्रेरक वैसे लगभग कंप्लीट हो गया, लेकिन उत्प्रेरक से ही संबंधित है एंजाइम। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, एंजाइम उत्प्रेरण। एंजाइम, अपने बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं वो भी एक प्रकार के उत्प्रेरक ही होते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।